हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। तो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आपको क्लास में कराए जाएंगे, और एक क्वेश्चन को किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम ट्रिपल सी का जुलाई या अगस्त में है वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड पा सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया आपका वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी दिया है कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी दिया है लॉगिन ऑफ, ऑप्शन डी दिया आपका शट डाउन। तो आपको बताना है कि आप जब भी कंप्यूटर चल रहा हो और उसे आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका क्या कहलाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वार्म बूटिंग। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ याद रख लीजिएगा, आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बूटिंग आपके दो तरीके के होते हैं। बूटिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आपका आता है कोल्ड बूटिंग, और दूसरा आपका आता है वार्म बूटिंग। देखिए, जब आप कंप्यूटर को शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और अगर आपका कंप्यूटर एक बार स्टार्ट हो गया है और उसे आप दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये दो तरीके के बूटिंग होते हैं आपके। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होगा दो। कौन कौन सा? तो आपका पहला हो जाएगा कोल्ड बूटिंग, दूसरा वार्म बूटिंग। अगर कोल्ड बूटिंग की बात की जाए तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं पहली बार तो उस प्रक्रिया को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद आप उसे दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। तो शट डाउन का यूज कब करते हैं? जब आपको कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद करना होता है। शट डाउन करते समय आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की बूटिंग नहीं होती है। इसके बाद आपका आता है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ से कंप्यूटर आपका 50% बंद और 50% ऑन होता है। 50% बंद रहता है और 50% आपका ऑन रहता है। ये होता है लॉग ऑफ। और लॉग ऑफ करने के लिए कभी कभी शॉर्टकट भी पूछता है, तो आपका होता है विंडो की प्लस यल। अगर आप अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ यल प्रेस कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है? लॉग ऑफ हो जाता है। इसका शॉर्टकट भी आपके एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जो भी स्टूडेंट को पता है कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चन शेयर करिए आंसर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर आपके एग्जाम में देता है विश्व का सबसे
तेज और महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें मापी जाती थी? आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती थी उसकी स्पीड को हम किस में मापते थे। पहला आपका दिया है पिको सेकंड, ऑप्शन बी दिया आपका नैनो सेकंड, ऑप्शन सी दिया आपका माइक्रो सेकंड, ऑप्शन डी दिया आपका नानाबदीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिको सेकंड। अगर एग्जाम में आपका देता नैनो सेकंड तो ये आपका था थर्ड जनरेशन। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पिको सेकंड। अगर आपके नैनो सेकंड की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड थी प्रोसेसिंग की, और माइक्रो सेकंड जो था वो आपका सेकंड जनरेशन का था। तो ये तीनों आपको, एक आपका हो गया फोर्थ जनरेशन ऑप्शन ए, दूसरा आपका हो जाएगा थर्ड जनरेशन, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड जनरेशन। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नैनो सेकंड की स्पीड की गणना किस जनरेशन के कंप्यूटर में की जाती थी। तो आपका आंसर होगा थर्ड जनरेशन, और माइक्रो सेकंड के पूछेगा तो सेकंड जनरेशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ फर्स्ट जनरेशन का अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा मिली सेकंड। मिली सेकंड किसकी स्पीड की गणना थी? तो फर्स्ट जनरेशन की, प्रथम पीढ़ी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कोष्टक में आपका दिया GUI, इसी का फुल फॉर्म होता है, का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? आपको बताना है GUI का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, या इसका विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। ऑप्शन ए दिया सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी फर्स्ट जनरेशन। तो जो भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छे से बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन। आपके GUI का विकास फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। और अगर आपके एग्जाम में GUI का फुल फॉर्म भी पूछता है तो इसका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका यूनिवेक, ऑप्शन बी IBM 205, ऑप्शन सी ENIAC, ऑप्शन डी इंटेल 4004। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटेल 4004। ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। यूनिवेक का फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो ये भी आपको यहाँ बता देते हैं, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन IBM का अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो IBM का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और ENIAC का आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया आपका सॉफ्ट कॉपी सिस्टम कॉपी, ऑप्शन बी दिया है हार्ड कॉपी, ऑप्शन सी दिया आपका सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्ट कॉपी, सॉरी
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हार्ड कॉपी। जब हम प्रिंटर के द्वारा कोई भी चीज़ प्रिंट कर लेते हैं तो हमारा हार्ड कॉपी हो जाता है। और आपका जो मॉनिटर होता है वो आपको कौन सी कॉपी देता है, तो वो आपको देता है सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर जो देता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी देता है। और प्रिंटर के द्वारा जो चीज़ें हम प्रिंट कर लेते हैं यानी छाप लेते हैं किसी कागज़ पे, तो आपका क्या बन जाता है, हार्ड कॉपी बन जाता है। और जब तक आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे उस चीज़ को देखते हैं तब तक वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। तो मॉनिटर पूछेगा कौन सी कॉपी प्रदान करता है, तो सॉफ्ट कॉपी होगा। और प्रिंटर कौन सी कॉपी प्रदान करता है, तो आपका आंसर हार्ड कॉपी हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी ईपी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सीडी रोम। तो आपको इसमें से बताना है कौन सी मेमोरी ऐसी है जो आपको लिखने और पढ़ने दोनों एक साथ करने की अनुमति देती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैम। अगर क्वेश्चन में आपका आता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आपके एग्जाम में पूछता है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो अस्थायी मेमोरी होती है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो अस्थायी होती है। और रैम का फुल फॉर्म पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पे किस मेमोरी में डाटाएं स्वतः समाप्त हो जाते हैं, तो आपका आंसर होगा रैम में। रोम की बात करें तो रोम आपका फुल फॉर्म पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी। और रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। क्योंकि रोम में जो एक बार सूचना भर दी जाती है उसे आप मिटा नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ आपका कंप्यूटर क्या करता है, पढ़ सकता है। बाकी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछेगा तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और सीडी रोम का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सारे फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, इसलिए जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताते हैं उसे आप कलम कॉपी लेकर बैठिए और उसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि वो भी आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी परम 8000, ऑप्शन सी एनिएक, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परम 8000। ये आपका भारत का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, तो सी डैक। अगर ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता तो क्या आंसर होगा, सी डैक। अगर आपके एग्जाम में सी डैक का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड
कंप्यूटिंग। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। परम 8000 किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका आंसर होगा CDAC। और CDAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है? ऑप्शन ए डाटा को देखना और प्रिंट करना, ऑप्शन बी डाटा को स्टोर करना, ऑप्शन सी डाटा को इनपुट करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं उनका काम क्या होता है, वो क्या चीज़ें संभव करते हैं। तो आउटपुट का मतलब होता है कि जो डिवाइस जिसके द्वारा आप कोई रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाटा को देखना और प्रिंट करना। जैसे देखने का काम कौन कराता है? मॉनिटर। और प्रिंट करने का काम प्रिंटर। तो मॉनिटर भी आपका क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर भी आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये आपके आउटपुट डिवाइस के द्वारा संभव होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ENIAC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि जो आपका विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उस ENIAC, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका इस करेक्ट आंसर होगा। जॉन मोचली और एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, इन्होंने ही ENIAC कंप्यूटर का विकास किया था। वो भी किस सन में? तो 1946 में। इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ENIAC ही आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक भी कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये भी आपका ENIAC ही था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन या दिमाग किसे कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CPU। अब यहाँ आपके एग्जाम में CPU का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको भी याद कर लीजिएगा। CPU का फुल फॉर्म पूछेगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी हिंदी हो जाती है केंद्रीय संसाधन इकाई। अब यहाँ ये भी पूछ सकता है CPU के कितने मुख्य घटक होते हैं। तो ये भी आपको बता देते हैं 3, ALU, CU और MU। ALU का फुल फॉर्म पूछता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU का आपका होता है कंट्रोल यूनिट। MU का होता है मेमोरी यूनिट। इसको भी याद रखिएगा आप लोग।
CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो 3। पहला आपका आता है ALU, दूसरा CU और MU। ALU का पूछा जाएगा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, CU का होगा कंट्रोल यूनिट और MU का आपका हो जाएगा मेमोरी यूनिट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? आपको यहाँ क्वेश्चन में बताना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए AI, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी IC। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ट्रांजिस्टर का अगर क्वेश्चन में आता है तो ये आपका सेकंड जनरेशन में था, द्वितीय पीढ़ी। और अगर आपका IC का पूछा जाएगा तो ये आपका था, तो आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा द्वितीय जनरेशन, और IC का पूछा जाएगा तो तृतीय पीढ़ी। और अगर इसका IC का फुल फॉर्म पूछता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और आपके AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लैंग्वेज, ऑप्शन डी बेसिक। तो आपको बताना है कि आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा का प्रयोग आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम किसने लिखा था? आपको बताना है कि जो आपका एनालिटिकल इंजन था उसमें प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंगस्टा एडा बायरन। इनके द्वारा आपको एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा गया था। अगर क्वेश्चन में देता है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो आपका आंसर होता चार्ल्स बेबेज द्वारा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डेटा को संसाधित करते समय डेटा कहाँ संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए मेन मेमोरी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CD-ROM, ऑप्शन डी नन। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेन मेमोरी। यानी जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा प्रोसेसिंग करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है या संग्रहित होता है? तो आपका मेन मेमोरी में होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर, आपको यहाँ बताना है पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था आपका। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यूनिवेक। ये आपका पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था वाणिज्यिक। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फ्लॉपी डिस्क 3.5 की स्टोरेज क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 1.44 KB, ऑप्शन बी 1.44 MB, ऑप्शन सी 1.44 GB, ऑप्शन डी 1.40 MB। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है जिसकी लंबाई 3.5 इंच की होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.44 MB। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1956।
तो आपको बताना है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उसका विकास या उसका आविष्कार किस सन में किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1904। 1904 में आपके वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IBM 650, IBM 701, IBM 702 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। आपको बताना है कि ये आपके किस जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं या किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 2nd। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2nd जनरेशन। 2nd पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये सब आपके। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं ये सब आपके। IBM 750, IBM 650, IBM 701, IBM 702 ये सब आपके किस जनरेशन के हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पेन ड्राइव क्या है। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि आपके जो पेन ड्राइव होते हैं वो किस प्रकार के डिवाइस होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस। ये एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें आप कोई भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के सेट को कहते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शंस। तो आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में जो भी निर्देश का एक सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं या किसके नाम से जानते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोग्राम। आपके प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो उसे बताता है कि किस कार्य को कब करना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पर्सनल कंप्यूटर है। ऑप्शन ए मिनी, ऑप्शन बी माइक्रो, ऑप्शन सी मेन फ्रेम, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो। आपके जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं या कौन से कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक सबसे तेज स्मृति कौन सी है। ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी HDD, ऑप्शन सी SSD, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SSD। आपको इसमें बताना था कि आपकी कौन सी मेमोरी की स्पीड सबसे तेज़ होती है जो आपके कंप्यूटर में यूज की जाती है। तो इस समय आपके कंप्यूटर में SSD का यूज सबसे अधिक किया जाता है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। CD का आपका होता है कम्पैक्ट डिस्क, HDD का आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का आपका होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। आपके प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। ये जो होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। यहाँ क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया है पहली फ्लॉपी डिस्क में विकसित की गई थी। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1990। तो आपको बताना है कि आपके पहली फ्लॉपी डिस्क की विकास कब विकसित की गई थी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960।
आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उस पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।